सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। इस महासीरीज के अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम रणनीतिक बनाने के लिए हमारे द्वारा काफ़ी चीज़ें चलाई जा रही है, जिसमें हम बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी प्रगति में चल रहे हैं और इसके अलावा इसमें हम करंट अफेयर दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं महासीरीज की अगर आपसे बात करूँ तो महासीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चला रहे हैं, जिसमें महासीरीज की अगर मैं बात करूं, इसमें उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी करंट की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम पूरा बेसिक कर रहे हैं। इसमें आपका दोस्तों बेसिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक, उसमें आपका कॉन्सेप्ट, उसके अलावा आपकी NCERT, इसके अलावा करंट अफेयर, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें और मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ करवाई जा रही है। और अभी दोस्तों इसी के अंतर्गत जो स्टेट PCS के लिए, स्पेशली स्टेट PCS के लिए कुछ फैक्चुअलिटी के आधार पर, कुछ स्टेट PCS पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो UP PCS हो, चाहे वो BPSC हो, इन स्टेट PCS के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के घटना चक्र है अलग अलग सब्जेक्ट के, उसकी भी एक सीरीज चलाई जाएगी, ताकि स्टेट PCS के स्टूडेंट जिनको प्री के लिए, स्पेशली प्री के लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे किसी प्रकार के नोट्स में छूट जाती है तो वो वहाँ पर कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप बेहतर तरीके से स्टेट PCS की प्री के साथ अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये इसकी सीरीज़ अभी जल्दी आएगी, इसके बारे में आपको सारी सूचनाएं शेयर कर दी जाएगी। अभी हमारा अगर बेसिक के अंतर्गत बात करें तो हमारा दो मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक दोस्तों पॉलिटी और एक दोस्तों इकोनॉमी। और इसी इकोनॉमी के अंतर्गत हम काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम इस दौरान इसी इकोनॉमी की के जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे, और जिसके अंतर्गत हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी कि किस तरीके से भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, समय के साथ साथ उनमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए और उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे 9th पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना दोस्तों, 9th में अगर 9वीं 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो 9वीं 5 ईयर प्लान 1997 में आई थी 2002 तक के लिए। 1997 से 2002 के लिए ये योजना आई थी और इस योजना के अंतर्गत 5 पंचवर्षीय योजना थी। ये योजना आपको पता है एक ऐसे दौर में आई थी जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, क्योंकि जब भी आप कोई पंचवर्षीय योजना पढ़े तो अच्छे से देख लेना चाहिए कि इस दौरान परिस्थितियाँ क्या थी। तो दोस्तों इस दौरान अगर भारत में, अगर मैं बात करूँ भारत की परिस्थितियों की बात करूँ तो परिस्थितियाँ थी कि एक तो हमारे राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी दोस्तों। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसका राजनीतिक स्थिति, अगर हम बात करें, राजनीतिक स्टेटस बहुत जरूरी है और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी और आपको पता है उसका कारण था गठबंधन की सरकार। यहाँ इस दौरान लगभग 1991 से लेकर के 2003 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने, बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत चले गए। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता चल रही थी क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। इसके अलावा इस दौरान एक बात और हुई थी दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई संकट, इस दौरान दक्षिणी पूर्वी एशियाई संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वित्तीय जो क्षेत्र है, वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ दक्षिणी पूर्वी एशिया में। और ये आप जानते होंगे कि जब हम इकोनॉमी में और आगे पढ़ेंगे जानेंगे कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, जिसमें आप आसियान कंट्रियों की बात करेंगे, आसियान देश है, इनमें वित्तीय संकट चल रहा था। और इस वित्तीय संकट का मेन कारण था दोस्तों कि इन्होंने जो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता कर रखी थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का मतलब है कि $1 और रुपया, यानी कि डॉलर को रुपया में और रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करने की सबसे इजी तरीका, मतलब उनको कन्वर्ट करने की पूरी परमिशन हो, उसे बोलते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता। यानी कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ हम आसान तरीके से परिवर्तन कर सके बिना किसी लिमिटेशंस के, बिना किसी बंधनों से, तो उसे बोलते हैं मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि भारत से बाहर अगर कोई, ऑब्वियसली भारत से बाहर क्या जाएगा, डॉलर, और भारत में क्या आएगा, रुपया। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर अगर कोई चीज़ ले जाएगा तो क्या लेके जाएगा,
डॉलर लेके जाएगा। हमारे यहाँ हमने अभी तक इसके आगे इसको पढ़ेंगे, जब मुद्रा पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे से मुद्रा विनिमय वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो हाँ आपके साथ इसको अच्छे से डिटेल करेंगे। लेकिन अभी बेसिक से इतना जान रखना कि मुद्रा की परिवर्तन का मतलब है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ बिना किसी बंधनों से परिवर्तन होना। और दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता कर दी, यानी कोई बंधन नहीं थे। और कोई बंधन नहीं थे तो क्या हुआ था कि जब यहाँ निवेश हुआ था उस टाइम, तो अब देखो जैसे बढ़िया परिस्थिति होगी भारत में, मान लो भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से इनका डेवलपमेंट हो रहा था। इनमें अगर क्या करें, इन देशों में ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट बढ़ने से इनमें निवेश बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। ये 90s के बाद की बात है, यहाँ पर निवेश बढ़ रहा था, निवेश बढ़ने के बाद वृद्धि दर बढ़ रही थी, ठीक है। इसके कारण यहां पर क्या हुआ कि मार्केट में विदेशी मुद्रा बहुत आई, ठीक है ना। और विदेशी मुद्रा होने की वजह से इनका पूरा मार्केट, पूरा जो मार्केट है इनका, शेयर मार्केट है, अलग तरह का जो भी मार्केट है, वो पूरा मार्केट, इनका पूरा जो बाजार है वह विदेशी निवेश पर निर्भर हो गया। और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जब इन्होंने पूर्ण परिवर्तनता कर रखी थी, इसका मतलब है कि इनकी मुद्रा को दूसरी मुद्रा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जैसे भारत में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो डेफिनेटली कि लोग रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेशों में निवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको बढ़िया इन्वेस्ट मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। क्योंकि एक निवेशक हमेशा हर परिस्थिति में उस जगह निवेश करेगा जहाँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब हमारे यहाँ अगर आर्थिक मंदी चल रही है, इकोनॉमी यदि डाउन चलेगी या इकोनॉमी में डिक्लाइन आएगा, तो हमारे यहाँ से सारा पैसा निकल के डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर अमेरिका में निवेश होगा। लेकिन दोस्तों भारत ने मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता को नहीं अपना के रखा, इसलिए एक लिमिट के बाद कोई व्यक्ति मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। तो लिमिट है इसलिए पूरा नहीं जा सकता। जबकि जो दक्षिणी एशियाई देश है, जब इन्होंने डेवलपमेंट कर रहे थे तब तो यहाँ बहुत जबरदस्त निवेश हो रहा था। लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमी का एक साइकिल होता है कि ग्रोथ के बाद धीरे धीरे आप क्या करते हो, डिक्लाइन होते हो, और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी डिक्लाइन होगी। जैसे ही यहाँ पर आर्थिक स्थिति डिक्लाइन हुई, लोगों ने सारा यहाँ से पैसा निकाल करके अपना जो भी इन्वेस्ट था उसको निकाल करके सबको विदेश लेके चले गए। और जब जो इकोनॉमी जिस मनी पर डिपेंड थी, जिस निवेश पर डिपेंड थी, जैसे ही वो निवेश निकला इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई। और इसी वजह से दक्षिणी एशियाई देशों में संकट आ गया, और इसी को बोलते हैं एशियाई वित्तीय संकट। तो ये ऑब्वियसली हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में थे, भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर ये देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारा इनके पास व्यापार का होना, ट्रेड का होना, इन्वेस्टमेंट का होना, सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही थी। इसकी वजह से भारतीय राजनीतिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं सही नहीं थी इस दौरान। तो 1990 के बाद इनमें क्या हुआ था कि पूरा बाजार विदेशी मुद्रा पर निवेश हो गया, और पूर्ण मुद्रा परिवर्तनता के कारण जब यहाँ बाजार में गिरावट आई तो सभी निवेश यहाँ से निकल गया और आर्थिक संकट हो गया। ये मेन कारण था जो मैं आपको बैकग्राउंड के अंतर्गत बताना चाह रहा था, ठीक है ना। क्योंकि मेन कारण ये था कि हमारी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति है वो इसी वजह से हो रही थी ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमारी जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम ये बात हो रही थी जब 9वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस, अगर 9th पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, इसका उद्देश्य था विकास, पूरा डेवलपमेंट करना था। और इस विकास के लिए हमें ये बात भली भूति पता थी कि हमें कहीं ना कहीं अवसंरचनात्मक विकास, कौन सा विकास, अवसंरचनात्मक विकास, ग्रामीण विकास, है ना, इन विकासों पर पूरी तरह फोकस करा। इसलिए इस सरकार के द्वारा इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। अगर मैं सरकारी प्रयासों की बात करूं इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो सरकारी प्रयासों के अंदर बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें अगर मैं बात बोलूं तो एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
ये 1999 में चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को इन लोगों को स्किल करो, ट्रेनिंग करो, ताकि वो अपने लेवल पर काम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारी योजनाएं जो पहले चला रखी थी हमारी 8th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, उन सारी योजनाओं को हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा इसमें एक काम और किया हमने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का अगर आपको विकास है, क्योंकि इसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, तो यदि ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास करना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अपने आप वहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, अपने आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास होंगे और डेफिनेटली वहाँ आर्थिक विकास है उसको गति मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और इसमें हमने आपने सुना होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको पता है ये कैसे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज, जो इधर से चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, इन 4 भारत के बड़े शहरों को रोड कनेक्टिविटी दिलाता है। क्या दिलाता है? रोड कनेक्टिविटी। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बंबई से दिल्ली, दिल्ली से बंबई हमें किसी प्रकार की अगर कोई चीज़ भेजनी है, कुछ भी चलना है, उसके लिए हमें ट्रेड का होना बहुत जरूरी है, रोड कनेक्टिविटी का होना चाहिए। और विकास का मूल आधार हमारी अवसंरचना पे रखा हुआ है। तो इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, किसके अंतर्गत? ये इसी पंचवर्षीय योजना का एक पार्ट था। और दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में हमने एक काम और किया कि हमें जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि आपको पता है हम एलपीजी अपना रहे थे, और एलपीजी योजना के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी, किसका किया था? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का। क्यों? क्योंकि इन इकाइयों में जो आर्थिक विकास, इन इकाइयों की जो स्थिति हो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कंपटीशन अच्छा नहीं था, और ऐसी स्थिति में अगर कंपटीशन को हमें अच्छा सा करना है तो डेफिनेटली कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और एलपीजी अपनाए थे। उसी एलपीजी का एक उद्देश्य था। और हम आर्थिक सुधारों को अलग देखेंगे, अब जस्ट पंचवर्षीय योजना पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें हम अभी स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो 9th पंचवर्षीय योजना के ये प्रयास किए गए थे, ये लक्ष्य थे, ये स्थिति थी। अब आते दोस्तों हमारी इकोनॉमी की 10वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत में 2002 से 2007 में आई थी। एक चीज़ और बता दूंगा मैं 9th पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, क्योंकि 9th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत में 3 घटनाएं घटित हुई। अगर मैं बात करूं, 3 घटनाएं इस दौरान महत्वपूर्ण थी। एक तो करगिल युद्ध, क्योंकि युद्ध का इकोनॉमी में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि युद्ध की वजह से बहुत सारा जो निवेश है हमारा युद्ध में चला जाता है, और इससे आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भारत ने 1998 का परमाणु परीक्षण। अब आप सोच रहे होंगे परमाणु परीक्षण का क्या संबंध है? दोस्तों जैसे ही हमने 1998 का परमाणु परीक्षण किया, हम पे व्यापार प्रतिबंध लग गए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे हम पे। और इन आर्थिक प्रतिबंधों की अगर बात करें हम, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप के देश है, इन्होंने भारत के द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण की वजह से बड़ी मात्रा में आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और इसके कारण भारत की कहीं ना कहीं स्थिति एकदम खराब होने लग गई। क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी जैसे बूम करने जा रही थी, अचानक से हमारी इकोनॉमी में आर्थिक प्रतिबंध लग गए, विदेशी सहायता एकदम से रुक गई, और इसकी वजह से इकोनॉमी एक टाइम के लिए बहुत खराब स्थिति में आ गई। लेकिन हाँ, इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा सहायता करी प्रवासी भारतीयों के द्वारा। प्रवासी भारतीयों द्वारा जब हमारे पास लोगों से अमेरिकी देश, यूरोपीय देशों से जब व्यापार नहीं हो रहा था, तो प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत में निवेश को बढ़ावा दिया गया, और उससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा गति मिली गई। और इसीलिए प्रवासियों को महत्वपूर्ण देने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसका मेन कारण है कि जब हमारी 1999 में स्थिति बहुत खराब हो रही थी, विदेशी प्रतिबंध लग रहे थे, उस समय हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, इन्होंने भारतीय इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सहायता दी। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 26/11, अमेरिका का होने वाला 26/11, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे 26/11 घटना अमेरिका में हुई थी, अमेरिका द्वारा वैश्विक लेवल पर आतंकवाद को लेकर के, 9/11 बोलते हैं, 9/11 की घटना जो अमेरिका में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि बड़ी मात्रा में अमेरिका द्वारा बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की, और इसका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इसलिए भारत की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हुई। तो ये कारण था 1999 में, और जो 9th परियोजनाएं हैं उसमें।
कब भी यहाँ से पूछा जाए, कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकते हैं कि कारगिल का युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में था, या 26/9/11 का जो हंगामा हुआ किस पंचवर्षीय योजना में था। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब पढ़ते हैं हम अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 10th 5 ईयर प्लान। दोस्तों 10th 5 ईयर प्लान की अगर बात करूँ, इस टाइम हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बूम होने लग गई थी, क्योंकि 99 के सारे प्रतिबंध धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है, वो एक IR का बहुत बड़ा पार्ट है, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जुड़ने लगी, निवेश बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गति करने लगी। इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारी स्थिति अच्छी थी। तो इस दौरान मुख्य उद्देश्य थे, अगर बात करूँ तो एक तो वृद्धि दर, GDP वृद्धि दर कितनी करनी है, हमें 8% करनी है, ये हमारा लक्ष्य था। दूसरा, गरीबी 2007 के स्तर में 5% कम करना है। ठीक है, यानी 5% उसको कम ही लाना है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो कम से कम हर वर्ष हमें क्या करना है, रोजगार उत्पादन करना है। रोजगार उत्पादन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और वो भी रोजगार कौन सा दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, यानी कि अगर बात करेंगे तो स्किल रोजगार। और स्किल रोजगार ऐसी स्थिति में हमें साक्षरता एवं जो मजदूरी दर है में लैंगिक असमानता को कम करना था। लैंगिक असमानता कम करना मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधार करना। और इसीलिए इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमने की गई थी। इस दौरान हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास किए गए थे, इस दौरान सरकारी प्रयासों की अगर मैं बात करूँ तो पहला एक आपने सुना होगा मनरेगा, जो हमारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नरेगा कार्यक्रम है, मनरेगा कार्यक्रम है, पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद इसको जो 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया, महात्मा गांधी, मतलब 2007 में या 6 में चेंज किया है। उस टाइम इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था 2 अक्टूबर को, और मनरेगा नाम रखा गया। और दोस्तों मनरेगा एक योजना ही नहीं बल्कि एक कानून भी है, एक कानून के माध्यम से इंप्लीमेंट की गई थी। उसका मेन कारण था कि 1980 के दशक में भी हमने विभिन्न प्रकार की रोजगार को लेकर के योजनाएं चालू की, लेकिन वो योजनाएं सक्सेस नहीं हुई। उसका मेन कारण है कि उन योजनाओं को स्ट्रिक्ट या बाध्यकारी नहीं बनाया गया था, क्योंकि योजनाएं हम बाध्यकारी नहीं बनाते, ऐसी स्थिति में ज़्यादा लागू नहीं हो पाती। इस बात से हम भली भांति सबक लेकर के मनरेगा योजना को हमने कानूनी दर्जा दिया और रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ जाए कि रोजगार को कानूनी अधिकार किस में बनाएगा, तो वो हमारे जो नरेगा एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो वो कार्यक्रम इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें दूसरा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये इसकी शुरुआत भी इसी दौरान की थी। और ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर की बहुत बाल मृत्यु दर, जो अगर बात करें बाल मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा थी। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ अच्छी नहीं थी। इसलिए अगर किसी भी देश को विकास की गतिविधियों आगे बढ़ाना है और वहाँ पर गरीबी का निपटान करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों गरीबी का सबसे मेन कारण है हेल्थ पे होने वाला खर्चा। हेल्थ पे होने वाले खर्चे की वजह से बड़ी मात्रा में गरीबी में लोग जाते हैं, क्योंकि अपनों को बचाने के लिए लोग कुछ भी खर्च कर सकते हैं। और इसी स्थिति के कारण लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई थी। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक ये पंचवर्षीय योजना हमारी सफलता में रही। इसने गरीबी कम की, ठीक है ना। और इसकी उपलब्धि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर उपलब्धि बात करूँ तो इसमें हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो 8% तो नहीं, लेकिन 7.8% उसने विकास किया। ये एक अच्छी बात है कि अर्थव्यवस्था ने 7.8% तक क्या किया, विकास किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस दौरान तो नहीं, लेकिन 2005 से लेकर के और 2014 तक लगभग हम 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर करें। तो ये इसकी उपलब्धि है, क्योंकि इस दौरान हमने काम किया था। ठीक है। अगर इसके बाद आती है हमारे दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना।
11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका अगर टाइमिंग देखें हम 2007 से लेकर 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के अंतर्गत थी। लेकिन इस दौरान अगर स्थितियां देखें हम तो इस दौरान स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस दौरान अगर स्थिति देखें हम तो ग्लोबल स्थिति देखें चाहे घरेलू स्थिति देखें, इस दौरान आपने सुना होगा लेहमैन ब्रदर्स एवं अगर बात करें यूएसए, लेहमैन ब्रदर्स एवं यूएसए में आर्थिक मंदी, या मैं दूसरा बोलूं तो सब प्राइम संकट इसी दौरान था। और 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पे पड़ेगा, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ था। हुआ क्या रहा था इसमें, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है इसमें, हुआ क्या था 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान, हुआ क्या वो बताते हैं हम। हुआ था कि दोस्तों ये जो 2008 की मंदी की बात है, इससे पहले ही 1990 के बाद से ही कई चीज़ें बदली अमेरिका जैसे यूरोप देशों में, और यहाँ रियल एस्टेट पर बहुत ज़्यादा निवेश किया गया था। किस में? रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट पर निवेश किया, और रियल एस्टेट में जो निवेश हुआ वो कहाँ से था? बैंकों से, बीमा कंपनियों से। इनका जो निवेश है ये यहाँ हुआ। और रियल एस्टेट में आपको पता है कि जब भी रियल एस्टेट में निवेश होता है तो बहुत सारे जो रियल एस्टेट के जो ऑनर है, कि हुआ क्या था कि देखो रियल एस्टेट में निवेश किया गया था बहुत ज़्यादा अमेरिका में या यूरोप देशों में। इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ गति से बूम गया, रियल एस्टेट में निवेश हुआ। और निवेश आपको पता है रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं, है ना, लोगों के भवन निर्माण होते हैं। रियल एस्टेट में निवेश किया बैंकों और कंपनियों से। लेकिन आपको पता है कि अब इन्होंने निवेश तो किया, लेकिन निवेश के बाद इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं रही, लोगों ने इनको खरीदा नहीं। अब क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि लोग कहां से लेंगे पैसा? बैंकों से। और बैंकों से पैसा देना था, लेकिन बैंक देने में सक्षम नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसलिए सक्षम नहीं थे क्योंकि बैंकों का ज़्यादातर निवेश रियल एस्टेट में जा चुका था। बैंकों ने रियल एस्टेट में निवेश कर दिया था, और रियल एस्टेट के मालिक ये सोच रहे थे कि जब हमारे फ्लैट या अपार्टमेंट बेचेंगे हम, उससे जो पैसा आएगा उससे हम दे देंगे बैंकों को। तो इसी दौरान दोस्तों ड्यूअल बैलेंस शीट सिस्टम सुना होगा, वो ड्यूअल बैलेंस शीट सिस्टम की समस्या उत्पन्न हुई कि एक तो बैंक खुद दिवालिया हो गई, और दूसरा रियल एस्टेट जो है ये भी दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसलिए दिवालिया होगा क्योंकि इनकी वस्तुओं को लोगों द्वारा खरीद नहीं किया, और लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिला बैंकों से, और बैंकों ने पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि बैंकों के पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा है वो कहाँ पर दे दिया? वो सारा पैसा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में निवेश कर दिया। क्योंकि बैंक सब कुछ काम करते हैं उधार देने पे और लेने पे, इन्होंने दे तो दिया लेकिन इनको वो रिटर्न में नहीं मिला, और इसी की वजह से बैंक कहीं ना कहीं इस जो लोग हैं, जनता है, उसको ऋण देने में ज़्यादा सक्षम नहीं थे। और इसी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था की डिमांड डाउन होने लगी, और जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की डिमांड डाउन होने लगी, दुनिया की सारी इकोनॉमी डाउन होने लगी। और यही था 2008 का संकट। इस 2008 के संकट के टाइम पर आपको पता है जब भी इकोनॉमी डाउन होती है, मैंने आपको पहले बताया, अब जब भी इकोनॉमी डाउन होती है, आर्थिक मंदी आती है, तो हमेशा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कीनेसियन थ्योरी काम आती है। और कीनेसियन सिद्धांत कहता है कि हमेशा अर्थव्यवस्था की मजबूती लाने के लिए हमेशा सरकार की सक्रियता होनी चाहिए। तो आर्थिक मंदी की स्थिति भारत भी उस समय था। तो इस दौरान जब भारत में काम किया गया था तो 2011 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में ये मंदी की स्थिति बनी हुई थी, भारत में, क्योंकि इससे बाहर जुड़ा हुआ था। तो इस दौरान भारत ने एक चीज़ सीखी, अगर आर्थिक विकास करना है, ऐसी चीज़ों से हमेशा मुक्ति पानी है, तो इसलिए इन स्थितियों के मद्देनजर इस योजना के लक्ष्य रखे गए थे। अगर लक्ष्यों की बात करें इस योजना का, तो पहला लक्ष्य था समावेशी एवं अधिक तेज विकास। इसका मतलब यह है कि विकास तो करूं लेकिन वो समावेशी होने चाहिए। तो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है वो इसी दौरान आया था, और इसके लिए समावेशी विकास के लिए इन्होंने बोला कि कम से कम गरीबी कम करना है हमें, इसका युद्ध था। इसके अलावा इसमें था 70 मिलियन रोजगार सृजन करना है।
और बेरोजगारी, एक उद्देश्य था बेरोजगारी को 5% तक कम करना है, ये बात। इस आधार पर यह बात था कि अगर हमें इतना काम करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है हमें अवसंरचनात्मक निवेश करना होगा, अवसंरचनात्मक निवेश करना होगा। और अवसंरचनात्मक निवेश आर्थिक मंदी के दौरान कौन करेगी दोस्तों? गवर्नमेंट। सार्वजनिक निवेश होगा क्योंकि मंदी की स्थिति है, प्राइवेट निवेश इस दौरान कम होगा। और इसलिए इस दौरान अगर बात करें हम कृषि, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं पर क्या किया गया? निवेश किया गया। और आरटीई एक्ट इसी दौरान आया था दोस्तों। आरटी एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इसी दौरान हुआ था और इसी दौरान सर्व शिक्षा अभियान आया था। तो बहुत सारे काम हमने इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर किए गए, क्योंकि अब हमारा बात ये समझ में आ गई थी, यदि हमें रोजगार को उत्सर्जन करना है, यदि हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, समावेशी विकास करना है, तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना की बेसिक्स थीम। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना। अंतिम पंचवर्षीय योजना आती है दोस्तों हमारे 2012 से लेकर के 2017 तक। इसको बोलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूं तो इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य था इसका ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें उद्देश्य था 8% ग्रोथ रेट। दूसरा इसका उद्देश्य था कि हमें तेज, टिकाऊ एवं समावेशी, अधिक समावेशी विकास को बल देना है। अब एक चीज आप समझो कि आखिरकार हम अधिक समावेशी पे फोकस क्यों आ गए? अभी तक हम फोकस कर रहे थे कि हम विकास को बढ़ावा देंगे, हम विकास की बात करेंगे, लेकिन जब 2008 की मंदी आई तो 2008 की मंदी ने एक चीज सबक सिखा दी कि कभी भी आपको डेवलपमेंट करना है तो किसी एक सेक्टर पर डिपेंड मत हो, क्योंकि जब भी इकोनॉमी, अगर आप एक सेक्टर पर डिपेंड है और अगर एक सेक्टर डाउन हुआ आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। तो इसलिए सभी को इस चीज़ से बाहर करने के लिए, गरीबी का निपटान करने के लिए और देश का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना इसी पर फोकस हुई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने अगर बात करें तो ग्रोथ रेट अचीवमेंट अगर बात करें तो इस दौरान अगर बात करें तो इस सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी दोस्तों? 6.9%। और इसी दौरान हमारे यहाँ सरकार चेंज हुई, सरकार परिवर्तित हुई और 2016 में हमने विमुद्रीकरण भी इसी दौरान किया था। तो यहीं तक हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं थी। लेकिन अब एक चीज आती है कि जब हमारे पास बढ़िया पंचवर्षीय योजनाएं पिछले 70 सालों से चल रही है, तो आखिरकार इन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा क्या उपलब्धि की गई थी? क्या सच में हम कुछ सफल हो पाए या नहीं हो पाए, या इनमें क्या कमी रही? और फिर हमने आखिरकार क्या चीज़ें हुई कि हमें इस पंचवर्षीय योजनाओं से बाहर निकल करके हमें जो 15 वर्षीय दीर्घकालीन परियोजना या विभिन्न प्रकार की वार्षिक परियोजनाओं पर फोकस होना पड़ा और पंचवर्षीय योजना का ये सिस्टम चला आ रहा था, इसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसके साथ साथ चली आ रही जो पंचवर्षीय योजना को जो निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग है, उसका भी कहीं ना कहीं हमने समाप्त करके नीति आयोग की ओर लाए। तो क्या इंसिडेंट थे, क्या चीज़ें थी, तो हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इतना सा समझ लेते हैं हम कि इन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियाँ क्या थी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां। दोस्तों जब भी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि पूछी जाए या किसी प्रकार कोई चीज़ है तो आपको इसमें हमेशा मुद्दे बाई मुद्दे हमेशा काम करना है। जैसे अगर बात करना पहला शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि थी, तो आपको हमेशा इसका फैक्ट याद करना है और ध्यान रखना। पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेकर 2017 तक, तो आपको एक डेटा लेना है 1951 का और एक डेटा लेना है 2017 का। इसके आधार पर तुलना करते हुए बताना है कि जो चीज़ पहले इतनी थी वो आज इतनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करूं भारत में, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसमें आज़ादी के समय अगर बात करूं मैं, यानी कि 1951 की बात कर देते हैं डायरेक्ट। इस दौरान 20 यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे और 591 कॉलेज थे। और अब बात करें हम वर्तमान में, अगर 2017 की मैं बात करूं तो लगभग 1000 से अधिक तो क्या हो गई, अधिक यूनिवर्सिटी हो गई और 50,000 कॉलेज हो गई। अर्थात हमने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया या नहीं किया?
विस्तार किया। इसके अलावा इसमें साक्षरता की बात करते हैं हम। अभी हमारे 1951 में हमारी साक्षरता 1951 लगभग 15% 20% थी, मतलब कम थी। आप डेटा ले लेना, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। और आज लगभग हम बात करें तो 75% के समथिंग है साक्षरता 2017 में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम, दूसरा मुद्दा आता है गरीबी का। ये पॉइंट फैक्ट तैयार कर लेना हमेशा। देखो, आपको कभी भी देश की उपलब्धियों की डेटा देखना है, हमने क्या विकास किया है, तो दो आधार पे हमेशा तैयार करना है डेटा। एक करना है आपको 1951 से लेकर के 1991 तक कि इस दौरान क्या ग्रोथ किया, और एक हमेशा करना है 1991 से 2000 अब तक, क्योंकि ये नया चेंजेस किया था, इनकी भी क्या अचीवमेंट थी। इसलिए हमेशा आपको देश की आर्थिक विकास, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम कुछ भी देखना है तो हमेशा इन चीज़ों को देखना है, इस आधार पर आपको डेटा देखना है। गरीबी निवारण हुआ था दोस्तों 2005 से और 2012 तक लगभग 27 करोड़ लोगों को आपने क्या किया, गरीबी से बाहर निकाला। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है कि लगभग बात करूं 270 मिलियंस पॉपुलेशन आपने गरीबी से बाहर निकाली। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अर्थव्यवस्था। 1991 में अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे पिछली अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 2021 में आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले नंबर पर अगर बात करें हम तो पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे पे अगर मैं बात करूं जर्मनी, और 5वें पे इंडिया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर पीपीए के आधार पर देखें, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर देखें, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी का मतलब है कि भारतीय लोगों की किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता अमेरिका की तुलना में कितनी है। जैसे अगर एक एप्पल की बात करें हम तो भारत में एप्पल 80 रुपये किलो मिल जाता है, मान लें। अमेरिका में यही एप्पल 150 रुपये किलो मिलेगा। तो क्षमता किसकी ज़्यादा है, भारतीयों की ज़्यादा है, क्योंकि भारत 150 रुपये में 2 केजी एप्पल खरीद सकते हैं। इसलिए परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर हमेशा भारतीय या जहां ऑब्वियसली गरीब देशों की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि गरीब देशों की जो कीमतें होती है वस्तुओं की सस्ती होती है, और जब वस्तुओं की कीमत यदि सस्ती होगी तो खरीदार की क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए अगर परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर देखें तो इंडिया की इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहला पे है चाइना, क्योंकि चाइना की वजह से अमेरिका की तुलना में वस्तु खरीद कमजोर है, और दूसरा पे है यूएसए, और तीसरा पे है इंडिया। तो अगर हम देखें, कोई पूछे भारत ने क्या किया, तो 70 वर्ष में भारत ने ये किया। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य का डेटा लेना आप, ये डेटा आप ले सकते हैं अपने लेवल पर कि 1991 में क्या था, अब क्या हुआ है। इसी प्रकार से अगर बात करें और भी चीज़ का डेटा ले सकते हैं। स्वास्थ्य में आप मातृ मृत्यु दर का ले सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर आप बात करें बाल मृत्यु दर का, कुपोषण का, ये सारा डेटा लेकर के हमेशा आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि भारत ने पिछले 70 साल में क्या क्या किया है। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि रही, हमने बहुत सारी चीज़ें की, कृषि विकास किया, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज हम सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास किए। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने वाली वो क्षेत्र बन गया, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर बनता जा रहा है। ये सारी अचीवमेंट क्या है, ये सारी अचीवमेंट पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही भारत ने की थी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ वर्तमान समस्या बहुत ज़्यादा है। नियोजन की अगर बात करें, नियोजन की कुछ असफलताएं थी। नियोजन की कुछ असफलता की बात करें तो दोस्तों गरीबी की बात करें हम, अत्यधिक गरीबी है। गरीबी लगभग 21% गरीबी है 2012 का डेटा के आधार पर, और न्यू डेटा आया उसको लिख लेना, ठीक है। अभी भी ध्यान रखना, अगर किसी देश की गरीबी जनसंख्या अगर बात करें हम तो गरीबी का स्तर अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। 21% गरीबी होना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा अगर बात करें मैं भुखमरी की बात करें दोस्तों, इसमें एक चीज़ पॉइंट और लिख सकते थे, तो खाद्यान्न कृषि विकास भी लिख सकते थे। कृषि में हमने बहुत ज़्यादा विकास किया, आत्मनिर्भर बने, बहुत कुछ किया, तो कृषि विकास वाला पॉजिटिव में पॉइंट डाल सकते हैं। नेगेटिव में भुखमरी में आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा डालना है, उसमें हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, आपको भी पता है ना, भुखमरी के दौरान। और इसके अलावा दोस्तों कुपोषण था, उसका डेटा डालना है। इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का डेटा डाल सकते हो। आपको मैंने पढ़ाया सोशल इशू मई की मैगजीन में, वहाँ पर ये डेटा उठा करके यहाँ डाल सकते हो।
डेटा आपको लेना है, कलेक्ट करना है, लेकिन इशू बता रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ पे जाना है। इसके अलावा उच्च बेरोजगारी, आज भी भारत में आपको देखा है भारत की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अगर बात करें तो ग्रोथ हुई है गरीबी बेरोजगार भी। हमने विकास तो किया लेकिन उस अकॉर्डिंग हमने रोजगार को जनरेशन नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों कि 1991 के सुधारों के बाद हम कृषि क्षेत्र से डायरेक्ट ही हम सर्विस सेक्टर की ओर चले गए, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा काम नहीं किया। और अब हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोजगार देगा वो विनिर्माण क्षेत्र देगा। चीन ने अपने लोगों को जो रोजगार दिया है वो विनिर्माण क्षेत्र में दिया। उच्च बेरोजगारी आज भी बनी हुई है दोस्तों। शिक्षा गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता कमजोर है। आप देख सकते हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत नहीं आता। आप जानते हैं, ये रिपोर्ट पढ़ी होगी आपने, टॉप 100 विश्वविद्यालय है उसमें भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और जो देश विश्व गुरु कहलाता था उस देश की एक भी यूनिवर्सिटी आज टॉप 100 में नहीं आ रही। तो क्या है शिक्षा। इसके अलावा दोस्तों गहरी लैंगिक असमानता, इसमें आपको डाटा डाल देना है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डाल देना, उसका डेटा यहाँ पिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता, इसमें आप पंजाब का एवं झारखंड का उदाहरण दे देना कि पंजाब की स्थिति अच्छी, झारखंड का दी हुई स्थिति में है। क्षेत्रीय असंतुलन बोल रहा है बहुत ज़्यादा है। कुपोषण तो मैंने बताई दी। और रिसर्च अनुसंधान हम कमजोर रहे हैं हमेशा। आज रिसर्च अनुसंधान नवाचार एवं तकनीकी में कमजोर है। इन चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, अगर क्वेश्चन लिखें, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ तो क्वेश्चन अगर मैं प्रश्न की बात करिए तो लिखो पंच वर्षीय योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आर्थिक विकास का द्योतक रही। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन की पूरी बनने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखना। यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है किसी प्रकार से, हो सकता है वहाँ लैंग्वेज चेंज कर दे, वहाँ लैंग्वेज कर देगा कि पिछले 70 भारत में इतने सुधार किए तो क्या सफलता की, या कह सकते हैं कि इतनी योजनाएं चली, इतनी स्कीम चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जूझी हुई पड़ी है। या एक क्वेश्चन आपसे ऐसे में आ सकता है, एक क्वेश्चन आया था ऐसे में कि वो कौन से सपने हैं जो हमें नहीं सोने देते। तो यही सपने हैं, वो यही दो सपने जो कुपोषण, गरीबी, शिक्षा गुणवत्ता कमजोर, लैंगिक असमानता, यही वो बुरे सपने हैं जो इंडिया को कभी सोने नहीं देते। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट फिगर वहाँ काम आएंगे। आपके पास इतना डेटा होना चाहिए, इसलिए पंचवर्षीय योजना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को हमने पढ़ा। अब आगे आता है कि जब आखिरकार हम इतने पंचवर्षीय योजनाएं चला रहे थे तो आखिरकार क्या कारण हुए थे कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी। तो दोस्तों और योजना आयोग को हमने चेंज किया। तो हो क्या था कि जब 1991 में, इसका बैकग्राउंड धीरे धीरे तैयार होता है, देखता हूँ 1991 में अगर बात करें, हमने किसको अपना LPG को अपनाया। और LPG का मतलब है कि राज्य की भूमिका बदली एक। तो दूसरा इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्लोबल डिपेंडेंसी बनी। एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी, है ना। अंतरनिर्भरता बनी, इसको बोल सकते हैं अंतरनिर्भरता। ठीक है, अंतरनिर्भरता बढ़ी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राज्य की भूमिका बढ़ी है, राज्य की भूमिका बदली है। बदली मतलब यह कि राज्य अब तक जो रेगुलेटिंग भूमिका निभा रहे थे, अब राज्य कौन सी भूमिका निभाएगा, सहायक की भूमिका। आज हम सहायक की भूमिका के रूप में उभरते हैं। ग्लोबल डिपेंडेंसी बढ़ी क्योंकि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से जुड़ गई थी। और तीसरा है दोस्तों, जब ग्लोबल का इकोनॉमी, तो इसके अलावा लिबरलाइजेशन को अपनाया हमने, इसका बोल सकते हैं उदारीकरण बढ़ा। तो 1991 जो चीज़ें बढ़ी
वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सुधार किए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ परिवर्तित हुई। और 1991 की, अगर 1951 की बात करें तो इस समय यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारी चीज़ नहीं थी। राज्य की भूमिका सक्रिय थी, निजी क्षेत्र सीमित था और वैश्विक व्यापार सीमित था। तो 1951 की स्थिति थी, 1991 की स्थिति थी। इस स्थितियों के आधार पर हमने योजना आयोग को रखा, 1991 योजना आयोग बनाया। और योजना आयोग में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, योजना आयोग की और हम नीति आयोग की अगर आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम वो करेंगे इसको कि आखिरकार योजना आयोग में क्या फॉल्ट थे और नीति आयोग में क्या सही थी, इसलिए हम लेके आए, वो आगे हम नीति आयोग पढ़ेंगे तब। तो जब इतनी चीज़ें चेंजेस हुई तो इन चीज़ों चेंजेस हुई थी, बात हुई कि हम ये बताओ जब हम मार्केट पे डिपेंड है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 साल के लिए हम लक्ष्य निर्धारित करें, कैसे डिसाइड करेंगे कि केवल लक्ष्य निर्धारण में सरकार की भूमिका रहे, और कैसे डिसाइड करेंगे कि लक्ष्य निर्धारण में केवल केंद्र सरकार की ही भूमिका रहे, राज्य क्या करेंगे। तो इन स्थितियों के मद्देनजर हमने समझ लिया कि देखो पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए होती है, प्रतिबंधित होती है, और 5 साल आजकल इकोनॉमी के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर किसको पता था 2019 के एंड में कि 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में रही। तो अगर हम 2019 में मान लो कोई पंचवर्षीय योजना लाते और हम लक्ष्य निर्धारित कर देते 2024 तक के लिए, तो क्या उनको अचीवमेंट कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इकोनॉमी की अस्थिरता का पता नहीं चल रहा। आजकल इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी को होने वाला नुकसान डायरेक्ट भारतीय इकोनॉमी पर पड़ेगा। रशिया यूक्रेन का ट्रेड वार का डिफेक्ट भारतीय इकोनॉमी पर पड़ेगा। इन स्थितियों के माध्यम से बात समझ में आ गई कि अभी हमें इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ये पंचवर्षीय योजना क्या कठोर स्ट्रिक्ट थी, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर दिए 5 साल तक फिक्स थे। इसलिए इस ढांचे को चेंज करने के लिए हमें योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाना पड़ा और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करना पड़ा। उसके स्थान पर हमने एक 15 ईयर की प्लानिंग बनाई, और 15 ईयर की प्लानिंग का उद्देश्य था कि देखो उसमें आगे हम पढ़ेंगे। 15 ईयर की प्लानिंग में तीन चीज़ें थी। पहले 3 वर्ष तक हम एक्शन लक्ष्य डिसाइड करेंगे किन किन क्षेत्रों में काम करना है। 7 वर्ष में उस योजना को हम क्या करेंगे, बीच में रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके देखेंगे कि उस योजना में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एक्शन बदलाव करने हैं, कुछ अचीवमेंट किए, कुछ कमी किए, इन सारी चीज़ों को बदल करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे और 15 वर्ष तक उस टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम बात करें तो यहीं तक ये टॉपिक यहीं तक था, इसमें सारी चीज़ें यहीं थी। अगला टॉपिक हमारा होगा नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें नीति आयोग के रोल को देखेंगे। नीति आयोग द्वारा वर्तमान में कितनी इंडेक्स, कितनी रिपोर्ट जारी की जाती है उनको समझेंगे। और रिपोर्ट्स इंडेक्स के सवाल न केवल प्री में आते हैं दोस्तों, मेंस में क्वेश्चनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगला टॉपिक होगा हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, इसको नीति आयोग को थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीति आयोग हमारा टॉपिक है, लेकिन नीति आयोग से पहले हम क्या करते हैं, योजना आयोग को पढ़ते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की मैं बात करूं, प्लानिंग कमीशन की स्थापना, इसकी स्थापना दोस्तों मार्च 1950 में की गई थी। और ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना केवल एक संकल्प के माध्यम से की गई थी। संकल्प का मतलब कार्यपालिका आदेश, अर्थात ये वैधानिक निकाय नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको संसद द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि कार्यपालिका के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य अगर बात देखूं, उद्देश्य था इसका कि देश के संसाधनों का कुशल दोहन करना, कुशल दोहन, उत्पादन वृद्धि और करके लोगों के जीवन गुणवत्ता ये उसका था कि देश के संसाधनों का कुशलतम दोहन करने के लिए लोगों के जीवन स्तर है उसमें वृद्धि करना, और इसके लिए ये क्या करेगा, योजनाओं के लक्ष्यों को निर्धारित करेगा, योजनाओं को बनाएगा। और ये किसी भी प्रकार से योजना आयोग ना तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, ना ही संविधान में कहीं पर इसका पार्ट है। इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसकी संरचना देखो, सबसे बड़ी जो कमी थी उसकी संरचना में थी। इसके अध्यक्ष पीएम थे, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था,
ठीक है, पीएम द्वारा पालन। और दूसरी बात, इसके पूर्णकालिक सदस्यों, इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी थे सदस्य, और जो विभिन्न प्रकार के पंचवर्ष योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों को संबंधित डिसीजन करते हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा फॉल्ट इसका स्ट्रक्चर था दोस्तों। इसके स्ट्रक्चर में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं थी। सबसे बड़ी कमी कि राज्यों का कोई भागीदारी नहीं थी। इसके स्ट्रक्चर की अगर कमी देखें, इसे संरचना की कमी देखें, तो यहीं से नीति आयोग का जन्म होता है। पहली बात यह कि यह केंद्रीकरण में था। भाई, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति राजस्थान के किसी गांव की योजना कैसे बना सकता है? इसको क्या पता वहां क्या होने वाला है? इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट को भागीदार, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल थी, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं जाता था। इसलिए यहाँ पर केंद्रीकरण बहुत ही ज़्यादा था। सेकंड दूसरी चीज़ थी इसमें विशेषज्ञता की कमी थी। इसमें कोई विशेषज्ञ विंग नहीं थी। जैसे नीति आयोग में एक विशेषज्ञ विंग बनाई गई है ताकि विभिन्न प्रकार की नीतियों पर रिसर्च अनुसंधान करें और उसी के आधार पर आगे नीतियों के क्रियान्वयन में हमारी सहायता करें। तीसरी इसकी कमी अगर मैं देखूं दोस्तों, और इसका तीसरी कमी ये थी कि योजना आयोग है, ये केंद्रीकरण ज़्यादा था, विशेषज्ञता इसमें बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा इसको वित्तीय पावर थी। और वित्तीय शक्ति का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए फंड है वो ये अलॉट करता था, और इससे स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कतें आती थी, और इससे कहीं ना कहीं जो नीतियाँ हैं उनका एकीकरण बहुत ज़्यादा था, तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। चौथा, मूल्यांकन तंत्र का अभाव था। इसके द्वारा कोई रिपोर्ट इंडेक्स जारी नहीं की जाती थी, इसलिए कितना टारगेट अचीव कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ की स्थिति अच्छी थी, वो ये काम करने में असफल रहा था। इन्हीं कमियों के माध्यम से, इन्हीं कमियों को देखते हुए हमने चेंज किया था, और इसको किस में कन्वर्ट किया दोस्तों? नीति आयोग में। और नीति आयोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर बात करें हम, नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी इंडिया का नया बदलाव करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ये जो योजना आयोग है ये किस इकोनॉमी पर आधारित था? समाजवादी इकोनॉमी, समाजवादी एक अर्थव्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि इसमें सरकार का प्रयोग, सरकार की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और नीति आयोग था ये किस पे आधारित है दोस्तों? बाजारवादी। ठीक है ना? तो हम देखेंगे दोनों में अंतर भी, अब आपको अलग अलग समझ में आएगा होगा अंतर भी क्या है नीति आयोग योजना आयोग के अंतर्गत। लेकिन बेसिक अंतर आपको समझ गया कि 2015 में हमें नीति योजना आयोग है उसको क्यों स्थापित करना पड़ा। और योजना आयोग को अगर हम देखेंगे तो योजना आयोग में बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए थे। तो सबसे पहले योजना आयोग की बात करें तो 2015 में इसको स्थापित किया गया था, और ये भी दोस्तों केवल कार्यपालिका आदेश के माध्यम से। इसलिए ना तो संविधान में इसका वर्णन है और संसदीय कानून में इसका वर्णन है। तो नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग को हम क्यों लेके आ गए, अब आप समझ गए होंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि सरकार बदलती है और ये क्योंकि योजना आयोग है ये नेहरू जी द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए इसको बदल दिया गया है क्योंकि ये नेहरू जी की निशानी थी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, समय की मांग होती है और डेफिनेटली जब सरकार चेंज होती है तो समय की मांग, परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि सरकार चेंज हुई इसलिए परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हुआ है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें नीति आयोग पर फोकस करना पड़ा। अब नीति आयोग का हम आज केवल इसका थोड़ा संगठन देख लेते हैं, इसके बाद नीति आयोग द्वारा एक वीडियो और बनेगा क्योंकि नीति आयोग बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछे हैं, मेंस में पूछे हैं, इसलिए नीति आयोग के अगले हम टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जब भी आप इसका स्ट्रक्चर देखो हमेशा इसको योजना आयोग के साथ कंपेयर करना। तो अगर मैं अगला टॉपिक करूँ नीति आयोग की संरचना या संगठन, तो पहला संगठन की बात कर दोस्तों, इसका अध्यक्ष सेम है, अध्यक्ष इनका सेम है और उपाध्यक्ष भी सेम है। ये पीएम होता है और ये अपॉइंट किया जाता है। ठीक है,
इसमें एक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्थिति। इसके अलावा दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसके अलावा एक होती है इसमें परिषद, एक होती है परिषद, एक परिषद होती है और एक होती है इसमें क्षेत्रीय परिषद। यानी कि मैं बात करूँ इसमें तो इसका मतलब एक होती है मुख्य कार्य, एक परिषद होती है, एक क्षेत्रीय परिषद होती है, उपाध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अगला 2 अंशकालिक सदस्य, है ना। इसके अलावा इसमें और भी चीज होती है, इसका एक सीईओ होता है, एक सीईओ होता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो प्रशासनिक ध्यान से दिखा है। इसके अलावा इसका एक सचिवालय भी है जो अलग से इनकी चीज़ों को देखता है। ठीक है। अब इसकी ये जो क्षेत्रीय परिषद है, इस परिषद में सीएम, ठीक है ना, यूटीज के प्रशासक और जहां पर यूटीज में सीएम है वहां के सीएम, ध्यान रखना। इसलिए इसमें राज्यों की भागीदारी हो जाती है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं थी। एक चेंज तो इसका ये है दोस्तों। दूसरा, इसी प्रकार क्षेत्रीय परिषद, यानी कि इसमें विकास का मॉडल है वो क्षेत्रीय आधारित था। क्षेत्रीय परिषद में विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय परिषद थी, जहां पर भी इस क्षेत्रीय परिषद में भी जो एक या एक से अधिक राज्यों की बनी हुई होती थी, इसमें भी सीएम या यूटीज के राज्य क्या होंगे, उपराज्यपाल या प्रशासक। तो क्षेत्रीय परिषद ये थी, 4 पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य होते थे। इसके अलावा इसमें दोस्तों एक विशेषज्ञ समिति थी, विशेषज्ञ विंग थी इसमें, है ना। इसमें और इसके समस्त कार्यों को डिसाइड करने के लिए हमेशा एक गवर्निंग, एक शासी परिषद थी, एक शासी परिषद। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर और उपाध्यक्ष अपॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका एक सीईओ होता था जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। क्षेत्र एक परिषद, एक इसमें शासी परिषद थी, इसको यही बोल सकते हैं, ये शासी परिषद है। शासी परिषद थी जिसमें सीएम और यूटीज, सीएम सभी राज्यों के सीएम होते थे, जो हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश है वहाँ के जो प्रशासक है वो होते थे। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद होती थी, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य और सचिवालय और विशेषज्ञ विंग। यानी कि जो कमी योजना आयोग में थी वो सारी कमियों को इन्होंने दूर किया। जैसे योजना आयोग में था केंद्रीकरण ज़्यादा था, इसमें क्या किया, राज्यों की भागीदारी बढ़ा दी। इसका मतलब यह संघात्मक ढांचे पे आ गया था। और ये कौन सा ढांचा है, सहकारी संघवाद, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। दूसरी इसकी कमी थी योजना आयोग की विशेषज्ञता। इसमें दोस्तों एक विशेषज्ञ विंग बनाई गई थी अलग से, जो रिसर्च अनुसंधान में फोकस करेगी, यही काम करेगी उसमें बहुत। इसके अलावा जिसमें 2 अंशकालिक सदस्य थे, इन अंशकालिक सदस्यों में विभिन्न प्रकार के अच्छे अग्रणी यूनिवर्सिटीज के जो महत्वपूर्ण प्रोफेसर्स थे उनको भी इसमें बुलाया जाता था। इसके अलावा विशेष आमंत्रित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के, इसमें एक चीज और थी, इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ओर से विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते थे। ठीक है, ये एक चीज हो रही, ताकि विशेष आमंत्रित सदस्य का मंत्रिपरिषद, मतलब जैसे मान लें अगर किसी कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेना है, अगर किसी हेल्थ मिनिस्ट्री का डिसीजन लेना है, तो उस वो मिनिस्ट्री अपने विशेषज्ञों को बुला करके यहाँ पर भेज सकती थी और डिसीजन लेकर के उनको कहीं ना कहीं में, मतलब विभिन्न प्रकार के डिसीजन में उनकी सलाह मशवरा सभी चीज़ें वो कम कर सकती थी। इस आधार पर ये महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसने अपनी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इसलिए नीति आयोग कहीं ना कहीं योजना आयोग से एकदम अलग हो गया। अब इसमें हम नीति आयोग का थोड़ा सा उसका रोल देखेंगे, नीति आयोग का थोड़ा सा उद्देश्य देखेंगे और नीति आयोग द्वारा किस तरीके से सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनमें किस प्रकार से अपनी भूमिकाएं निभाई गई है उनको भी इसमें अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा इसका उपलब्धि देखेंगे, मूल्यांकन देखेंगे और योजना आयोग के साथ इसका हम क्या देखेंगे, एक बार इसका अंतर देख लेंगे, क्या योजना आयोग इसमें क्या चेंजेस है। और एक चीज़, नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न प्रकार के इंडेक्स और रिपोर्ट्स को भी देखेंगे, जो प्री के साथ साथ मेंस के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो आपको जल्दी शेयर किया जाएगा। अगले एक वीडियो में नीति आयोग अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम अच्छे से समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमी की सीरीज दोस्तों हम जल्दी नवंबर तक कोशिश करें कि इसको खत्म कर दें, क्योंकि इकोनॉमी बड़ा चैप्टर है। नीति आयोग के बाद डायरेक्ट हम बैंकिंग सिस्टम पे जाएंगे और बैंकिंग को देखेंगे।
और बैंकिंग के बाद या नीति आयोग से पहले हम रोजगार वाले पार्ट को पढ़ लेंगे, नए आर्थिक सुधारों को पढ़ लेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, चैप्टर बड़ा है इकोनॉमिक्स, लेकिन यह है कि कम से कम 20 लेक्चर्स में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले 20 लेक्चर्स में टोटल लगभग 30 लेक्चर्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर से, तो हो सकता है लेक्चर्स की टाइमिंग बढ़ा दे, इसके वीडियो बड़ा कर दे। तो आपको धैर्य रखना है और ज़्यादातर कोशिश करना, यदि हम वीक में कोई वीडियो नहीं दे पाए, डेफिनेटली आपको वीक एंड में ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, आपका सिलेबस को पूरी तरह करवाया जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर, आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए उसको अच्छे से देखें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।